नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। परीक्षा मंथन यूपीपीएससी प्रीलिम्स की सीरीज चल रही है। यह 1000 एमसीक्यू की सीरीज है दोस्तों। 24 अक्टूबर को परीक्षा होने वाली है यूपीपीएससी प्रीलिम्स की प्रारंभिक परीक्षा, उसके लिए सीरीज चल रही है लगातार। आप लोग इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। परीक्षा मंथन यूपीपीएससी प्रीलिम्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाइए, प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। और यह अन्य आगामी सहगामी परीक्षाओं के लिए भी यूजफुल रहेगा। ऐसी बात नहीं है कि प्रीलिम्स भी जाने के बाद ही आपके लिए यूजफुल नहीं रहेगा, सबके लिए यूजफुल है। तो आइए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। देखिए, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि का परित्याग कर दिया था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में। विकल्प बी जो है सही है। 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर और नाइटहुड की उपाधि का परित्याग कर दिया था। रॉयल्टी एक्ट लागू करने का क्या प्रयोजन था? तो राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, यही एकमात्र प्रयोजन था इसका। विकल्प बी। रॉयल्टी एक्ट लागू करने का प्रयोजन राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना है। 1917 में सर सिडनी रॉयलेट की अध्यक्षता में एक सेडिशन कमेटी की इस बात के लिए जांच के लिए गठित की गई थी कि भारत में किस स्तर तक क्रांतिकारी गतिविधियों को फैलाया गया है। इसका मुकाबला करने के लिए केस कानूनों की आवश्यकता थी। इसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर रॉयलेट एक्ट पारित हुआ था, जिसका अधिकृत नाम क्रांतिकारी एवं अराजकता अपराध अधिनियम 1919 था। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो रॉयलेट एक्ट का बनना। विकल्प बी जो है आपका सही है। तो देखिए, जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी, जिसमें जनरल डायर ने शांतिपूर्ण चल रही सभा में गोली चलाने का आदेश दिया था, जिससे बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। इस घटना से तुरंत पहले एक घटना हुई थी 18 मार्च 1919 को। रॉयलेट एक्ट लागू हुआ था 18 मार्च 1919 को, तो ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगले प्रश्न पे आइएगा। तो यहाँ आप लोग यह भी देख लीजिए, 1920 में असहयोग आंदोलन आया था, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, और 1932 में सांप्रदायिक अवार्ड। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी, मैंने निंदा किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। विकल्प डी। मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी को खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी। मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि गांधी जी मुस्लिम धार्मिक नेताओं द्वारा प्रारंभ किए गए खिलाफत आंदोलन से दूर रहें। जिन्ना ने गांधी जी को सावधान भी किया था कि खिलाफत आंदोलन को स्वतंत्रता आंदोलन से न जोड़ें। उन्होंने गांधी जी को सलाह दी थी कि इस राजनीति को धर्म से न जोड़ें, इससे मुस्लिम धार्मिक नेताओं को और उनके नुमाइयों के कट्टरपन को प्रोत्साहन मिला था। शुरुआत में जिन्ना, देखिए अगर देखा जाए, लोगों को जानकारी नहीं होती है, जिन्ना शुरुआत में बहुत ही बेहतरीन इंसान थे, लेकिन बाद में न जाने उनके अंदर क्या हो गया। यह खुद सबसे बड़ी बात, जिन्ना के अंदर एक खासियत यह थी कि कट्टरपंथ को यह बढ़ावा नहीं देते थे, और जैसे जो भी मुस्लिम में जो कट्टरपंथी विचारधारा है उसको वह ज़्यादा बढ़ावा नहीं देते थे। लेकिन हो सकता है जैसे कि पाकिस्तान का उन्होंने समर्थन इसलिए किया था क्योंकि कांग्रेस से मतभेद था, यह एक रीज़न हो सकता है। बाकी कट्टरपंथ से इनका विशेष रूप से एकदम अलगाव था, कट्टरपंथ को ज़्यादा यह बढ़ावा नहीं देते थे। और जब तक यह रहे 1956-57 तक पाकिस्तान जो था धर्मनिरपेक्ष राज्य रहा, रिपब्लिकन ऑफ पाकिस्तान उसका नाम था। लेकिन 1957 में कट्टरपंथी विचारधारा के कारण और मुस्लिमवाद के कारण वहाँ पर उसे पाकिस्तान कर दिया गया और बहुत सारी संशोधन कर दिया गया। तो इसे आप लोग को अच्छे से देखना चाहिए, कभी आवश्यकता पड़े तो। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो विकल्प डी जो है 1930 का, देखिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। विकल्प ए। 1905 में बंगाल विभाजन, देखिए ये आपका सम्मिलित है। 1905 में बंगाल विभाजन ये भी हुआ था। 1909 में ये आपका, यही आपका सम्मिलित नहीं है। 1900 में असहयोग आंदोलन। अशोक आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था। 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन समाप्त हुआ। 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन समाप्त हुआ था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके जनक ए.ओ. ह्यूम थे। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार लाया गया और 1909 में अधिनियम के रूप में इसे जाना गया। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? तो देखिए विकल्प सी, साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। 7 सदस्य थे और सातों अंग्रेज थे। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की घोषणा की गई। इसमें कुल 7 सदस्य थे, इसमें सभी अंग्रेज थे और ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। साइमन जो थे इसके अध्यक्ष थे। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसी कारण साइमन कमीशन आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन हुआ था। चूँकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया, व्हाइट कमीशन कहा गया इसे, साइमन कमीशन को। कथन दीजिए, कथन देखिएगा। कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था, सही है। साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, यह भी सही है। तो यह विकल्प ए जो होगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर एक कथन की सही व्याख्या करता है। साइमन आयोग की घोषणा 1927 में थी, नवंबर 1927 में घोषणा हुई थी और मार्च 1928 में आया था। कांग्रेस ने
साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्योंकि साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने तैयार की थी। विकल्प ए जो है सही है आपका 1928 में। साइमन कमीशन में किसी भारतीय को न रखे जाने के कारण सरकार ने भारतीयों में पारस्परिक मतभेद अधिक था बताया। इसी समय भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीयों को यह चुनौती दी कि वे एक ऐसा संविधान बनाएं जिसमें सभी दल के लोग सहमत हों। कांग्रेस ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक 9 सदस्यीय समिति गठित की थी। जो नेहरू रिपोर्ट था वह 9 सदस्यों की समिति थी, ध्यान रखिएगा। इसे भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने को कहा गया। इसी समिति ने संविधान को प्रारूप तैयार किया था और इसे ही नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह आप लोग देख लीजिए। ये कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की स्वीकृति किया गया। यही विकल्प बी जो होगा यही है महत्वपूर्ण। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था। 1928 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट लागू करने का समय एक वर्ष सरकार को दिया गया। 1929 के अधिवेशन का समय पूर्ण हो गया, अतः जब पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 को तिथि मानी जाती है, तो यह महात्मा गांधी के दांडी मार्च हेतु मानी जाती है। विकल्प ए जो है आपका सही है। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु जानी जाती है। वस्तुतः गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को ही दांडी में नमक हाथ में लेकर नमक कानून तोड़ा था और इसी के साथ ही पूरे देश में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हो गया था। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित कथन घटनाओं को उनके सही क्रम में रखें। तो देखना है, देखिए भगत सिंह की फांसी जो हुई थी 23 मार्च 1931 को हुई थी। गांधी समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था आपका 1930 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो हुआ था 1931 में हुआ था। इस तरह से आप लोग सुमेलित कर लीजिएगा। विकल्प सी जो है सही है आपका। ये आप लोग देख सकते हैं, सारा डेट बताया हूँ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग रखी। ये सही है आपका। पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों और सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध किए गए। यह भी सही है आपका। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, बाकी पहले और तीसरे में नहीं भाग लिया था। तो ये भी आपका सही हुआ। तो कौन सा कथन सही है? तो 1, 2, 3 तीनों सही है, मतलब विकल्प डी जो है आपका सही है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग रखी थी। 1932 के महात्मा गांधी के मरण पर्यंत उपवास प्रधान था, इसलिए है। मतलब 1932 का जो उन्होंने आमरण अनशन किया था वह क्यों किया था? तो यहाँ आप लोग देख लीजिए, विकल्प सी सही है। मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की थी और इसीलिए उन्होंने आमरण अनशन किया था महात्मा गांधी ने। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेबजी मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की थी। इसमें प्रांतीय विधान परिषदों में दलितों के लिए सीटें आरक्षित की गई थी और पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। इसी के विरोध में 20 सितंबर 1932 को गांधी जी मरण पर्यंत उपवास प्रारंभ किए थे और 26 सितंबर 1932 को गांधी और अम्बेडकर के बीच समझौता हो जाता है, पूना पैक्ट कहते हैं। इसके साथ ही पृथक निर्वाचन मंडल को समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन प्रांतीय विधान परिषदों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या अब 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? तो विकल्प सी, मतलब 1937 का जो चुनाव हुआ था वहाँ 6 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। 1937 के चुनाव में 6 प्रांतों में कांग्रेस ने स्वतंत्र रूप से सरकार बनाई थी। ये प्रांत थे मद्रास, ये प्रांत थे इस तरह मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मद्रास और मुंबई। इस तरह से 6 प्रांत थे जहां कांग्रेस की सरकार बनी थी। बाद में कांग्रेस ने पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत और असम में भी अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार बनाया था। इस तरह से तो 8 जगह सरकार बनी थी, लेकिन पूर्ण सरकार जो बनी थी 6 राज्यों में बनी थी। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत एवं असम में अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार बनाया था कांग्रेस ने। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायत से संबंधित रिपोर्ट पर विचार करें। जो भी 8 जगह कांग्रेस की सरकार बनी थी वहाँ पर यहाँ पर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप मुस्लिमों के द्वारा लगता रहा, मुस्लिम नेताओं के द्वारा। मुस्लिमों की शिकायत से संबंधित पर विचार करना है तो देखिए यहाँ पर सही है विकल्प ए, मतलब पीरपुर रिपोर्ट। यहाँ पर आरोप लगा, यह रिपोर्ट में आरोप लगा कि कांग्रेस शासित जो प्रदेश हैं वहाँ पर मुस्लिम लोगों के साथ अन्याय होता है। पीरपुर रिपोर्ट और शरीफ रिपोर्ट, मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल,
ये 3 जगह यहाँ पर रिपोर्ट आई थी। तो मुस्लिम लीग ने कांग्रेस शासित प्रदेशों की सरकारों पर यह आरोप लगाया, मुस्लिम लीग ने लगाया था, यहाँ रहने वाले मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों में 1938 में पीरपुर रिपोर्ट, 1938 में आई थी पीरपुर रिपोर्ट, फिर 1939 में शरीफ रिपोर्ट आई थी, फिर दिसंबर 1939 में मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल रिपोर्ट भी आई थी। इस तरह से आया हुआ था यह रिपोर्ट जो था अंडर कांग्रेस। यह जो रिपोर्ट था मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल रिपोर्ट, इसको फजलुल हक रिपोर्ट भी कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। द्वितीय विश्व युद्ध के समय कांग्रेस ने कह दिया था कि अगर आप हमारे को पूर्ण स्वतंत्रता देंगे तो हम ब्रिटेन की पूरी तरह से सहायता करेंगे, अन्यथा केवल वैसे ही कहने से कुछ नहीं होगा। तो विकल्प ए जो है आपस ये विकल्प ए। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को सम्मिलित किए जाने का कांग्रेस ने विरोध किया था। इस युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी कि पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग किया जाएगा। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिक, यह बात किसने कही थी? यहाँ पर विकल्प के अनुसार देखा तो इकबाल ने कहा था, लेकिन जबकि यह गलत है, इकबाल ने नहीं कहा था, यह मौलाना आज़ाद ने कहा था। मौलाना आज़ाद ने यह बातें कही थी। मौलाना आज़ाद ने कहा था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिक, यह मौलाना आज़ाद ने कहा था। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिक, यह कथन सर मोहम्मद इकबाल द्वारा, ये देखिए गलत है। यहाँ पर मुझे लग रहा है गलत है, आप भी लोग चेक करिएगा, बताइएगा यह गलत है पूरी तरह से। यह आपका मौलाना आज़ाद ने कहा था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया। देखिए प्रथम सत्याग्रही जो थे वह 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। इसमें प्रथम सत्याग्रही जो थे आपके जवाहरलाल नेहरू थे, नहीं, प्रथम सत्याग्रही जो थे वह विनोबा भावे थे, और द्वितीय सत्याग्रही जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। तृतीय सत्याग्रही भी एक बार पूछा था परीक्षा में, वह थे ब्रह्मदत्त, यह भी ध्यान रखिएगा। तृतीय सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। द्वितीय यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने को अलग सिद्ध करने के लिए अगस्त प्रस्ताव के विरोध में कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह की विचारा गांधी जी की थी। इसमें गांधी जी जिसे नामित करेंगे वही व्यक्तिगत सत्याग्रह करेगा। यह ब्रिटिश सरकार का भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध था। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो शुरू हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, तृतीय सत्याग्रही मैं बताया हूँ, यह भी परीक्षा में पूछता है, और ब्रह्मदत्त, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। परीक्षा मंथन यूपीपीएससी प्रीलिम्स 1000 MCQ ग्राम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, परीक्षा होने तक फॉलो करिएगा दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को।